हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। स्वागत करता हूँ विभिन्न एकेडमी में। बेटा, हमने पार्ट बी क्लास 12th फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी से चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था, और इस चैप्टर 1 में हमने कंप्लीट बैलेंस शीट की मेजर हेड और सब हेड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और कुछ उसके जो है क्वेश्चंस भी हमने करके देखे थे। कुछ क्वेश्चंस अभी पेंडिंग थे जो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं विद द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन की जो बैलेंस शीट है उसकी मेजर हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, उसकी सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं। और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे। ठीक है ना। होप सो कि आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे आप लोग। जो है वीडियो मेरी क्लियर है, ऑडियो मेरी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो एग्जामिनेशन नोट से हम कंटिन्यू करेंगे। और इन एग्जामिनेशन नोट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। क्लासिफिकेशंस ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स में भी समराइज्ड एज समरी फॉर्म में है। जो आपने अब तक सीखा है उसी का एक समरी पार्ट है ये। नॉन करंट लाइबिलिटीज के बारे में हमने पढ़ा था कि नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमने देखा था कि भी दो प्रकार की लाइबिलिटीज हम शामिल करते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक जो है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बीच में दो हेडिंग और भी है हमारे पास, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो इनके बारे में हमारी बात ये हुई थी आपसे कि जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं उसको हम डोल से याद रखेंगे। DLL, डोल से याद रखेंगे। ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एल और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये हमारे इवोल्यूशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। लेकिन मेजर हेड और सब हेड में हमसे ये पूछ सकता है कि भाई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहाँ आती है, इसकी मेजर हेडिंग बताइए, सब हेडिंग बताइए। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का कोई पार्टिकुलर पॉइंट देकर हमसे पूछ सकता है, बताइए ये कहाँ आता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो सच एज डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनी, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, unless specified it will be assumed that deposits are for more than 1 year, कि भाई ये एक साल से ज्यादा के लिए है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारा जो है इनमें हम बेसिकली इन एलिमेंट्स को शामिल करते हैं। डिवेंचर्स को, बॉन्ड्स को, लोन फ्रॉम बैंक्स को, लोन फ्रॉम अदर प्राइवेट पार्टीज से या पब्लिक डिपॉजिट से। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज बेसिकली हमने बताया था कि जो अकाउंटिंग इनकम होती है और टैक्सेबल इनकम होती है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम जो है क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। ठीक है। और अगर ये पेबल है तो लाइबिलिटी बन जाएगी, और रिसीवेबल है तो एसेट्स बन जाएगी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में सच एज प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसके एग्जांपल रहेंगे। ये कहाँ आ जाएंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पेबल आफ्टर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जैसे कि प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर वारंटीज, ये हमारे क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज के बारे में। तो करंट लायबिलिटीज में हम शामिल करते हैं क्या, जो एक साल के अंदर अंदर पेबल हो, ड्यू हो, वो लायबिलिटीज जो कि एक साल के लिए हो बेसिकली। इनमें भी हमने याद करने के लिए याद किया था क्या, टोस, TOSS, टोस। जिसमें हमने बात की थी, एस का मतलब था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स सच एज बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ये हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट था। टी मतलब ट्रेड पेबल्स, जिसमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को हमने शामिल किया था। अदर करंट लायबिलिटीज में हमने शामिल किया था क्या, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, ये सब क्या है, हमारे करंट लायबिलिटीज के पार्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमने बात की थी सच एज प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर हमने बात की थी नॉन करंट एसेट्स के बारे में। नॉन करंट एसेट्स में हमने शामिल किया था क्या, जो कि एक साल से ज्यादा के लिए हम हेल्ड करते हैं और इनका पर्पज रिसेल नहीं होता, जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स को हमने शामिल किया था। और इनको भी हमने फर्दर ऑन चार पार्ट्स में बांटा था। एक तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट।
सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जितनी भी एसेट्स आपको दिखाई देती हैं टचेबल है, वो टेंजिबल एसेट्स के नाम से जानी जाती है। तो इनको हम टेंजिबल फिक्स एसेट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, such as land, building, machine, furniture, fixtures, livestock, computers, vehicles, office equipment, etc. लॉजिकली अगर आप समझने की बात करेंगे तो आप ये हमेशा याद रखेंगे। अगर आप इलॉजिकली सिर्फ रटने का काम करेंगे तो आप इस चैप्टर को कभी भी कर नहीं पाएंगे, बात ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए, जो भी ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए ली गई है, जिसका पर्पज रीसेल नहीं है और वो बेसिकली टचेबल है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो सारी हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आती है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स सच एज गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, माइनिंग राइट्स एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो ऐसी कोई भी एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लाइक बिल्डिंग। अगर मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, लाइक हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है। ठीक है, लाइक हमने फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर रखा है। दीज आर द एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज्यादा के लिए रखे गए हैं, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिबेंचर, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, इन सब में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स हमने ऊपर बात कर ही ली थी। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंस आता है, अगर वो रिसीवेबल है, एक्सेस हमने टैक्स पेड कर रखा है, तो हमारा डेफर्ड टैक्स असेट्स बन जाएगा। long term loans and advances such as capital advance and long term loans to employees, ये सब हमारा क्या है? long term loans and advances का पार्ट है। अदर नॉन करंट असेट्स में हमने बात की थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, दैट इज नोन एज अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? तो ये हमारा अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। तो इसको याद करने के लिए हमने एक एक्रोनियम लिखा था, P4NDL, है ना, जिसमें पी आपको याद रखना था, आपको एन आपको याद रखना था और एल आपको याद रखना था। और डी इवैल्यूएशन पर्पज से हमारे सिलेबस में नहीं आते, लेकिन मेजर एड के तौर पे हमसे ये पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात कर रहे थे करंट एसेट्स के बारे में। अब करंट एसेट्स में हमने बात कर ली थी किसके बारे में? CIT, CS, इन 6 सब हेडिंग्स के बारे में, इन 6 सब हेडिंग्स के बारे में। सो हेल्ड फॉर 1 ईयर और लेस, 1 साल या उससे कम के लिए अगर हमारे पास होती है तो उन्हें करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट बोलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? इसमें देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो कि एक विद इन 12 मंथ्स जो है कैश में कन्वर्टेबल। फिर हम बात करते हैं उसमें इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्री का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, बार बार इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे रॉ मटेरियल्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट, दिस ऑल आर टू बी कन्वर्टेड टू बी टर्म्ड एज इन्वेंट्रीज। इन सबको हम इन्वेंट्री में शामिल करके चलते हैं। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड कैश बैंक बैलेंस, चेक्स और ड्राफ्ट इन हैंड को हम बेसिकली शामिल करते हैं। ठीक है, और करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाता है, क्योंकि वो भी विद इन 12 मंथ्स जो है बिना किसी नुकसान के कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब भी हम कंसोलिडेटली बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट को भी शामिल करेंगे, लेकिन वो एक सेपरेट हेड में दिखाया जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें तो सच एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश। ठीक है, एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर करंट एसेट्स में हमने बात की थी प्रीपेड एक्सपेंस, डिविडेंड रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स एटसेट्रा, ये सब हमारा क्या है? अदर करंट एसेट्स। इसके अलावा हमने बात की थी कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स क्या होते हैं। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज में हमने बात की थी क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज डेट्स, बिल डिस्काउंटेड बट इन नॉट मैच्योर्ड, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, गारंटी गिवन बाय द कंपनी। अगर ये प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर अगर मान लो आ जाता है, और किसके लिए आ जाता है? प्रीवियस ईयर, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? करंट लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि पेबल होगा, क्या होगा? ये पेबल। लेकिन करंट ईयर का है तो ये प्रपोज डिविडेंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। गारंटी गिवन बाय कंपनी। कमिटमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड,
है ना, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब क्या हमारे कमिटमेंट्स है। आइए इलिस्ट्रेशन 11 से स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, हम इसको और बेहतर समझ पाएंगे। अंडर विच मेजर हेड्स एंड सब हेड्स विल द फॉलोइंग आइटम शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट शेड्यूल थर्ड पार्ट वन कंपनी एक्ट 2013। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि बैलेंस शीट हमारी वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। तो प्रोविजन फॉर वारंटीज, अब देखिए प्रोविजन फॉर वारंटी है, वारंटी के लिए प्रोविजन है तो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा हमारा, और नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का ही पार्ट है, माना जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट माना जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट माना जाएगा। गुडविल क्या है, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के इंटेंजिबल एसेट्स का हिस्सा माना जाएगा। अनक्लेम डिविडेंड क्या है, अनक्लेम डिविडेंड का मतलब है वो डिविडेंड जो अब तक हमने ड्यू तो कर दिया है, मतलब लेकिन लोग मांगने नहीं आए, क्लेम करने नहीं आए, तो ये भी क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री का पार्ट है। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी क्या है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स का इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर शामिल किया जाता है। एक बार नजर डाल लीजिए इनके ऊपर, ठीक है। प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर टैक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, गुडविल, अनक्लेम्ड डिविडेंड, लूज टूल्स, एज वेल एज लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी। ठीक है, आप ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में भी, ऐसी एक टेबल बनेगी, उस पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर, आइटम, मेजर हेड एंड सब हेड। आप इस तरीके से अगर प्रेजेंट करते हैं तो योर प्रेजेंटेशन विल बी गुड और यू कैन से द बेस्ट। और अगर आप मान लीजिए आप लिखते इस तरीके से हैं कि यहाँ लिखा है एक आइटम, मान लीजिए मैंने लिख दिया लूज टूल्स, ठीक है, कुछ बच्चों की आदत होती है ऐसे लिखने की, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, कुछ बच्चों की आदत होती है यहाँ लिखेंगे क्या, सब हेड्स, फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, मेजर हेड। अरे भाई पहले मेजर हेड आएगा फिर सब हेड आएगा, कम से कम ठीक इसको लिखने में तो ठीक करो। और कुछ नहीं तो फिर टेबल बनाओ, मेजर हेड पहले लिखो और सब हेड बाद में लिखो। यहाँ दिक्कत बनती है, मैं एग्जामिनेशन में अपने बच्चों के पेपर चेक करता हूँ तो वो भी कई बार ऐसी गलती करते हैं, तो बताने के बाद भी। चलिए क्वेश्चन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 12 देखिए। देखिए सीबीएसई 2023 में और सीबीएसई 2023 में दो क्वेश्चन हमारे बेसिकली आए हुए हैं, इनको पहले देखते हैं। नेट लॉस एज शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो ये नेट लॉस अगर शो कर रहा है तो बताइए कहाँ आएगा, ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट माना जाएगा, और शेयर होल्डर फंड में भी कहाँ, एज ए नेगेटिव आइटम, एज ए नेगेटिव आइटम, किसमें, इन रिजर्व्स एंड सरप्लस में। और ये क्या है, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, लोन्स अगर रीपेबल ऑन डिमांड है तो क्या आएगा हमारा, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी, ये क्या आ जाएगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएगी। आइए पहले इन दोनों को ही क्लियरिफाई करते हैं। लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड एंड नेट लॉस एज शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एज नेगेटिव आइटम, और ये आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बाकी एलिमेंट भी हम लोग चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व किसमें आता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बताइए, हमारा शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है, और इसमें भी रिजर्व एंड सरप्लस में इसको दिखाया जाता है। बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनी, ये नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमारा ये बेसिकली आएगा। अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट माना जाएगा। बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ट्रेडमार्क्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स में आता है, और ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स के इंटेंजिबल एसेट्स में दिखाया जाता है। रॉ मटेरियल करंट एसेट्स होती है और इन्वेंट्री का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। होप्स कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में से 19 में क्वेश्चन आया, 20 में आया, 23 में आया, 20 में आया, है ना। बैलेंसेज विद बैंक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो गया हमारा करंट एसेट्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स होती है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट माना जाएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में हम नोट्स अकाउंट में शो करके दिखाते हैं इसको। एक्सेप्टेंस बिल्स पेबल है, तो करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स बन जाएंगे, ट्रेड पेबल्स ऑटोमेटिकली आई गए करंट लायबिलिटीज के अंदर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट बट टू बी रिटन ऑफ इन द सेम ईयर इन व्हिच दे occurred, ठीक है।
तो आइए इनको प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। देखिए बैलेंसेज विद बैंक क्या आ गया हमारा, कैश एंड करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ गया। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा। करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऑथराइज्ड शेयर रिफंड में शेयर कैपिटल, एक्सेप्टेंस बीपी एंड ट्रेड पेबल्स। करंट लायबिलिटी है दोनों ट्रेड पेबल्स में ही आते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखिए, इसको आपने लिखना है नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट सिंस एज पर एएस 26 दीज एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे इनकर्ड। जिस साल में ये होते हैं उस साल में इनको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 14 पर आइए। देखिए सीबीएसई 2023, 23, 19, 19 है ना, सैंपल पेपर में दिया गया है, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का 101% आपको मिलने वाला है इस चैप्टर से। और उसमें केवल 3 एलिमेंट या कई बार 6 एलिमेंट भी हमसे पूछ लेते हैं। 3 एलिमेंट एक एक नंबर के, और 6 एलिमेंट आधे आधे नंबर में, क्वेश्चन 3 ही नंबर का रहेगा। अब बताइए पेटेंट्स क्या है। पेटेंट्स को देख लीजिए, क्या है, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है बिल्कुल। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, देखिए किस तरीके से लिखा गया, आपने उसी तरीके से इसको मेंशन करना है। पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय कंपनी, अब बीइंग डेवलप्ड है तो है तो नॉन करंट एसेट्स ही और है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट इसकी सब हेडिंग मानी जाएगी। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग या डेट्स, तो करंट लायबिलिटीज के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। और कंप्यूटर एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है, और ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, एक्वायर्ड कर रखी है तो करंट एसेट्स है, और इन्वेंट्री का पार्ट पर्पज क्या है, इनका ट्रेडिंग करने का है। 10% डिवेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज है और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। डिवेंचर्स विद मैच्योरिटी पीरियड है तो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। सो होप सो कि ये जो क्वेश्चन है आगे, जैसे ये क्वेश्चन देखो पूरा भर भर के इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। 23 में सैंपल पेपर में, 20 में, 23 में, 23 में, 23 में, 23 में, पूरा का पूरा पेपर ही इसमें से 23 वाले पेपर जो इसमें से आया था हमारा। पॉलिसी इन एडवांस क्या होता है, चलो जल्दी से बता दीजिए। करंट लाइबिलिटीज मानी जाती है और अदर करंट लाइबिलिटीज का ये पार्ट रहेगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अब अगर ये कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है और वो पेड करना है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया हमारे लिए। ये भी हमारी क्या बन जाएगी, करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, और अदर करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट माना जाएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या हो जाएगा हमारा, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के जो है कैप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सब हेडिंग में आएगा, और ये है क्या, नॉन करंट एसेट्स है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, देखिए वर्क इन प्रोग्रेस और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में अंतर है। ये तो है नॉन करंट एसेट्स और ये है करंट एसेट्स। ये किस में आती है, इन्वेंट्री में आती है। नॉन करंट एसेट्स के करंट एसेट्स के अंदर डिजाइन नॉन करंट एसेट्स है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट माना जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर होल्डर फंड है और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। चेक ड्राफ्ट इन हैंड करंट एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। आप इसकी टेबल को देखिए और इसको अच्छे से गो थ्रू करिए। तो ऐसे करके हमारे पास ये 16th कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, जैसे 16th है, ठीक है, 17th है, 18th है। ठीक है, ये करीब करीब 20-25 तक तो सौ सौ होने ही चाहिए आपके क्वेश्चन, और यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखने हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने एक, कि हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। अब इसमें मेजर हेड और सब हेड नहीं पूछा आपसे, बस ये प्रेजेंटेशन पूछ रहा है, तो उसमें आपको बताने पड़ेंगे मेजर हेड सब हेड। तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, इसके लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये पता भी तो होना चाहिए ना ये किस किस में आता है। जैसे 8% डिबेंचर किस में आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। ट्रेड पेबल्स किस में आता है, करंट लायबिलिटीज के ट्रेड पेबल्स में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किस में आता है, करंट लायबिलिटीज के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। और प्रोपोज डिविडेंड किस में आता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में। तो ये बैलेंस शीट में नहीं आता। तो इस तरीके से ये हमें पता होंगे तो हम क्या बना पाएंगे, इसकी बैलेंस शीट बना पाएंगे। एज एट 31 मार्च 2024, इक्विटीज एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटीज में केवल एक ही एलिमेंट है तो नोट नंबर इसका बन जाएगा, और लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करंट लायबिलिटी में 2 एलिमेंट है, ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये 1,50,000 और 1,00,000 रुपए हमारी यहाँ पर आ जाएंगे, और नीचे हम नोट नंबर इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे। इज इट क्लियर। कहता प्रपोज डिविडेंड इज शोन एज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट, ये बैलेंस शीट में नहीं आता है।
21वां क्वेश्चन भी देखिए इसी तरीके का है, आपको बैलेंस शीट बनानी है। आप ये प्लीज ये क्वेश्चन जरूर करके देखें ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इनके बाद जैसे ही हमारे ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे विद द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, पार्ट 2 शेड्यूल 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारी इसी पे रहने वाली है। तो आप जो है यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करिए, क्वेश्चन नंबर 24 तक। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आपने मेरे से जरूर डिस्कस करना है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9671925624। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, या आपको लगता है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पॉइंट को अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ साझा कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल के लिंक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।